तो भाई लोग, आई होप आप सभी ने अब तक कब्जा देख ही ली होगी। हाँ, ये वही पिक्चर है जिसे केजीएफ का फर्स्ट कॉपी बोला जा रहा था। वैसे कब्जा की भी स्टोरी वही सेम 1970 वाली टाइमलाइन पे सेट है, पर इसकी प्लॉट केजीएफ से काफी अलग है। और जब हमने इसको देखा तो लगा इस टॉपिक पर हमें थोड़ा खुलकर बात करनी चाहिए। तो हम आपको टोटल 7 रीजंस बताएंगे कि क्यों भैंचो केजीएफ सीरीज कब्जा से बहुत ज्यादा मजे देती है। तो यार सबसे पहले हम बात करेंगे विजन और एग्जीक्यूशन की। अब भाई देखो, यहाँ पे हमारी बात को अच्छे से समझना। कब्जा के डायरेक्टर आर चंद्रू भाई साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो केजीएफ से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है और इसी चीज को दिमाग में रखकर उन्होंने कब्जा को बनाया, जिसके लिए इनकी विजन तो बहुत ही तगड़ी वाली थी। पर वो कहते हैं ना, सपने तो हर कोई देख लेता है, पर उस सपने को हकीकत में बनाने की काबिलियत सभी में नहीं होती है। और एक स्ट्रॉन्ग विजन होने के बावजूद भी आर चंद्रू इसके एग्जीक्यूशन में बुरी तरह मात खा गए। तो भाई अब एग्जीक्यूशन से मेरा मतलब है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर्स को किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, और तीनों टॉपिक्स पे अपन अब थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो यार इसके कैरेक्टर्स। किच्चा सुदीप के बारे में हम थोड़ा अगले पॉइंट में बात करेंगे, क्योंकि इनके अलावा मेरे को 2 ही कैरेक्टर्स पसंद आए। हाँ भाई, एक पैन इंडिया मूवी में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स अच्छे थे। एक तो ये टकलू जो कि 144p वाला कांचा चीना था, जिसे भाई लोगों को डराने मारने में बहुत मजा आता था। और भाई इस टकले को मारने की वजह तक से भी कोई लेना देना नहीं था, बस मारना है। और डायरेक्टर के पास एक बहुत अच्छा मौका था इस टकले को कैरी ऑन करके फ्यूचर में कुछ बड़ा धमाका करने का, पर पता नहीं क्यों कुछ देर बाद इसे भी जान की भीख मांगते हुए दिखाने लगे। और भाई यार उस सीन पे मेरे दिमाग की पूरी माँ बहन एक हो गई थी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। दूसरा बेस्ट कैरेक्टर था खालिद भाई साहब, जो कि बिना शर्ट एंड ऑल के एकदम खूंखार और बहुत ही ब्रूटली शरीर को काटता है, खून से लथपथ, जहां एज अ व्यूअर हमें लगता है कि भाई ये कैरेक्टर लंबे रेस का घोड़ा है। पर इसको भी डायरेक्टर साहब ने एक प्यादे की तरह यूज किया और ऐसे भावकाल आदमी को आर्केश्वरा ने एक झटके में निपटा दिया। और बहन का भोसड़ा इसकी स्क्रीन प्ले फेक सीजीआई के साथ इतनी गोबरलंड लगती है कि मेरे दिमाग के साथ साथ आंखों का भी भोसड़ा हो गया। एक सीन के डाउट खत्म नहीं होती कि दूसरी स्टार्ट हो जाती है। अबे कोई इसको बताओ बे कि ये सब सस्पेंस थ्रिलर मूवीज में ही अच्छी लगती है, मास मूवीज में नहीं। और हाँ यार, हमें अच्छा लगता है सीन्स के बीच के कनेक्शन ढूंढकर अपना दिमाग खर्चा करके स्टोरी प्रेडिक्ट करना, पर यार इसके सीन्स का अलग ही लेवल का बवासीर है बे। मतलब भाई इसकी स्क्रीन पे लिखते वक्त गांड में कौन सी कीड़ा घुस गई थी बे। और इसकी सिनेमेटोग्राफी, भाई साहब हमने पूरी कोशिश की थी पिक्चर देखते वक्त कि केजीएफ दिमाग में नहीं आए, लेकिन हर 2 मिनट में ये केजीएफ की ही याद दिलाती है। इन शॉर्ट बोल सकते हो कि इन्होंने एक अलग स्टोरी के साथ केजीएफ बनाने की अच्छी कोशिश की, पर इनसे हुआ नहीं। और वैसे भी अगर केजीएफ बनाना इतना आसान होता तो हर कोई इसी फॉर्मूला पे काम करते। बात तो सही है। अब अगली पॉइंट है लव एंगल्स पे। वहाँ हमारे रॉकी भैया रीना भाभी के पीछे पागल थे, इतने थे कि उनको गर्मी लगने पे कूलर या पंखा नहीं चलाते थे, सीधा हेलीकॉप्टर चलाते थे, जो कि आई नो आउट ऑफ रियलिटी है, पर हमें पसंद आई थी। और यहाँ भाई साहब इनकी लव स्टोरी घुसाया ही क्यों बे, चलने देते जैसी मारधाड़ चल रही थी। क्योंकि जितनी बार इनके लव साइड्स दिखाए हैं, हमने अपने फोन की तरफ अपना कदम बढ़ाया है, मानो उसके तरफ से आवाज आ रही हो, मालिक अब तो हमारी तरफ ध्यान दे दो, कब से बवासीर देखे जा रहे हो। और एक सिंपल लव स्टोरी होने के बाद भी ऑडियंस को ये बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू तो यार अब हम बात करेंगे दोनों मूवीज के लीड एक्टर्स की। बोले तो रॉकिंग स्टार यश और उपेंद्र सर। नहीं, दोनों ने ही अपना रोल एकदम परफेक्शन से निभाया है, पर हमारे यश भैया अपने आप को ऑडियंस से इमोशनली कनेक्ट करा दिए थे, जिससे एज अ व्यूअर हम उनके हर दर्द, हर फीलिंग्स को अच्छे से समझ पा रहे थे। पर टू बी ऑनेस्ट, जो इमोशनल कनेक्शन रॉकी भैया से हो गई थी, वो हम आर्केश्वर भैया बोले तो उपेंद्र सर से नहीं हो पाते हैं। और इसमें गलती इनकी नहीं है, डायरेक्टर की है कि साले कौन सी दारू पी करके इनको इतने बकलंड तरीके से रिप्रेजेंट किया था बे। सही बोले तो पिक्चर के फर्स्ट हाफ में बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये फिल्म को लीड भी कर पाएंगे, पर अचानक से 2 मिनट में ही इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और भाई साहब देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड का कब्जा है, मतलब ऑडियंस तो चूतिया है। वहाँ हमारे रॉकी भैया को बचपन से ही दुनिया चाहिए था, इसलिए उनका अंडरवर्ल्ड पे कब्जा करते हुए देखना एज अ व्यूअर हमें बहुत ज्यादा मजा आया था। इनफैक्ट हम चाहते भी थे कि उनको दुनिया मिल जाए, पर यहाँ जिस आसानी से आर्केश्वर भैया ने अंडरवर्ल्ड पे अपना राज बना लिया, साले मेरे को तो यूपीएससी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने जितना कॉन्फिडेंस आ गया। तो भाई अगर आपसे पूछा जाए कि केजीएफ पार्ट के सक्सेसफुल होने की सबसे पहली रीजन क्या है, तो मैक्सिमम लोग इसका रीजन स्टोरी टेलिंग को बताएंगे, क्योंकि जैसी केजीएफ की प्लॉट थी वैसा हमने कई दफा देख चुका था, पर हम इम्प्रेस हुए थे उसके नरेशन से
कि किस तरह स्टोरी को दिखाया जा रहा है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि किच्चा सुदीप के बारे में हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे, तो भाई उनका एक तरह से स्पेशल अपीयरेंस भी है जहाँ वो पास्ट में राइज ऑफ अ गैंगस्टर की स्टोरी को नैरेट करते हैं। तो भाई अगर सच कहे तो पार्ट 1 में अनंत नाग जी के नरेशन में या फिर पार्ट 2 में प्रकाश राज के नरेशन में एक अलग ही बात थी, अलग ही फील था, जिससे हम इमोशनली फिल्म की स्टार्टिंग से ही जुड़ गए थे। पर सैडली किच्चा सुदीप एज ए नरेटर फेल हो गए। अब इसके लिए इनके फैंस मेरे को गालियां भी देंगे, पर जो कि रियल सिनेफाइल्स है वो मेरे इस पॉइंट से एग्री करेंगे। चला जा भोसड़ी के। तो भैया हमारी इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पिक्चर में बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी है जिससे इसके ऑडियंस लिमिटेड हो चुके हैं। अब पूछोगे कैसे? तो देखो यार, जब मूवी में हेवी एक्शन सीन्स होते हैं तो बच्चे और यूथ को सबसे ज्यादा टारगेट करती है, क्योंकि यार हमें तो चाहिए ही प्योर मार धाड़ वाली पिक्चरें। पर अब उसी मार धाड़ में जब बहुत ज्यादा ब्रूटल बना देते हो तो एक पॉइंट के बाद सब कुछ अनरियल सा लगने लगता है, और फिर ऑडियंस में बचती है सिर्फ जवान लौंडे जिन्हें की खून खराबा देखना पसंद है, और वो छोटे बच्चों वाला पोर्शन भी पूरी तरह से गायब हो जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो यार बात जब ब्रूटैलिटी और एक्शन सीन्स की हो ही रही है तो इसमें भी थोड़ा डिटेल में घुसते हैं। तो भैया सभी को केजीएफ सीरीज की एक्शन बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि वो बहुत ही ग्राउंडेड थी, जहाँ उन्होंने रियलिटी और हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे ज्यादा फोकस किया था, ना कि सीजीआई पे, और यहीं पे कब्जा चूक जाती है, क्योंकि इसके एक्शन सीन्स कहीं कहीं तो फनी लग जाते हैं भाई, जहाँ ठीक से सीजीआई भी रेंडर नहीं होती है। और दूसरी बात कि भाई कब्जा के मेकर्स को कोई बताओ कि फाइट के बीच में 20 किलो स्लो मोशन एंट्रीज डाल देने से कोई मास एक्शन मूवीज नहीं बना लेता। अबे हमें भी रॉकी भैया की स्लो मोशन वाली एंट्रीज पसंद है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी पिक्चर में हम वही देखते रहे। सही पकड़े हैं। तो भैया हमारी आखिरी पॉइंट है डायलॉग्स, जहाँ की अगर हम रॉकी भैया की डायलॉग्स की बात करें तो चाहे वो दुनिया वाली हो या फिर वो नेपोटिज्म वाली हो, चाहे इनकी कोई भी डायलॉग ले लो, एक अलग ही वाइब आता था जब रॉकी भैया बोलते थे। पर आर्केश्वर यार ऐसा लगता है जैसे इन्होंने गले में सीमेंट और चूना को मिक्स करके डायलॉग बोला है। और भाई वो लेजेंडरी झाटू डायलॉग, इफ यू विन मी आई विल प्ले द गेम बट इफ यू किल मी आई विल एंड द गेम। अबे क्या था यो? वो तो रात के 11 बजे थे जब हम पिक्चर देख रहे थे, और अकेले उतनी रात को बाहर निकलने में हमारी गांड फट जाती है, नहीं तो उसी टाइम आई वांटेड टू क्विट द गेम। तो बस यार भाई ये थी हमारी पूरी टीम की 2 दिन की मेहनत, रिसर्च और डिटेल्ड एनालिसिस की। वो अलग बात है कि अभी हमारी टीम में सिर्फ हम ही हैं। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी, और अगर शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स तो वैसे ही खाली रहता है, तो एटलीस्ट अपने गालियों से ही भर दो।